In this lecture, we have to study what is magnetic field at an actual point of a circular current carrying wire. But before that, I want you to understand first this direction, this diagram of magnetic field with current element and position vector. तो यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है मैंने, जहाँ पर dl जो है, आप समझिए कि दिस इज अलोंग k, यानी कि ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और स्क्रीन के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो dl इज सिंपली k कैप, और r जो यहाँ पर है दैट इज सिंपली i कैप। ठीक है, तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ db क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ db होता है dl क्रॉस r, जो कि बायो सावर्ट लॉ से हमने वो सीखा हुआ है। तो जब यहाँ पर हम k कैप क्रॉस i कैप करेंगे, तो k क्रॉस i क्या मिलना चाहिए हमें, आई जे के हमें पता है, तो k क्रॉस i में मिलेगा j कैप। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर ड्रॉ की हुई है वो j कैप के अलॉन्ग है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है जहाँ पर आपको तीनों स्टैंडर्ड डायरेक्शन नोटेशंस है, तो वहाँ पर आपको इजीली पता चल जाता है। तो ये k, ये i, तो ये j। ठीक है, तो अगर कोई करंट एलिमेंट ऐसा है और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कुछ इस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड j के अलॉन्ग होगी। फाइन, अब आप जरा इस फिगर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया इस दूसरे फिगर में कि करंट एलिमेंट सेम है, करंट एलिमेंट इज स्टिल अलोंग के कैप, करंट एलिमेंट आपका स्क्रीन के बाहर ही आ रहा है, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का जो पोजीशन है वो थोड़ा रोटेट हो गया है, पहले यहाँ था, अब ये पोजीशन वेक्टर थोड़ा रोटेट हो गया। अब आप देखिए इंटरेस्टिंगली कि पोजीशन वेक्टर अगर रोटेट हुआ तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट हो रहा है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन अभी भी सेम है। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर क्रिएट होगी दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज डी एल। तो इस तरीके से आपको अगर इन जनरल कोई ऐसे रैंडम डायरेक्शन हो, क्योंकि ये डायरेक्शन आई भी नहीं है और ये डायरेक्शन जे भी नहीं है, ये डायरेक्शन बेसिकली 2D में है, यहाँ पर आई है और माइनस जे, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड मगर आपको ईजिली आप निकाल सकते हो। जस्ट आप सेंस ऑफ रोटेशन ध्यान रखो कि जैसे अगर आर को ऐसा रोटेट करके नीचे किया गया, जैसे आर यहाँ पहले सीधा था, वो थोड़ा रोटेट हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा रोटेट हो गया। ठीक है, तो आर जैसे यहाँ था, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ था, अब आर अगर थोड़ा नीचे रोटेट हुआ है तो अकॉर्डिंगली फिर मैग्नेटिक फील्ड उसी के हिसाब से रोटेट हो गया। जस्ट मगर अभी भी दोनों के बीच में एंगल क्या बन रही है, दोनों के बीच में एंगल बन रही है 90 डिग्री। तो ये समझो यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, तो फिर ये भी रोटेट हुआ। तो इस फिगर को आप ऐसे ध्यान रखो, क्योंकि इस मेथड मतलब इस तरह का डायग्राम आपको अब इस डिस्कशन में इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर ऐसे कुछ आर दिया होता तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, ताकि अभी भी हमारा रिलेशन जो है वो होल्ड हो पा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी एल क्रॉस आर। तो अब इस फिगर को अप्लाई करेंगे हम इस अपने लेक्चर में। ओके, तो ये हमारे सामने अब ये फिगर है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। मान लेते इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इस लूप को कुछ ऐसा समझिएगा कि यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो इस स्क्रीन पर है और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो भी स्क्रीन पर है। बाकी ये जो सामने का फ्रंट है ये बेसिकली स्क्रीन के बाहर है। तो ये जो लूप है, ये जो सर्कुलर लूप है, वो समझिए कि वो वाई जेड एक्सिस में ड्रॉ किया गया है। वाई ऊपर की तरफ और जेड ऐसे सामने, वाई जेड प्लेन पर ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट इमेजिन करें, अगर कंसिडर करें हम, तो वो करंट एलिमेंट आपको कैसा लगता है, उस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, वो करंट एलिमेंट आएगा स्क्रीन के बाहर। हाँ, कुछ इस तरीके से जैसा अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले डायग्राम में। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ऐसा होगा कि वहां पर जो करंट एलिमेंट होगा वो जाएगा ठीक नीचे अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब फिलहाल हम एक ही केस को डिस्कस करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट केस को। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का केस जो है, तो अब हमें निकालना है कि इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है छोटा सा करंट एलिमेंट, इसकी वजह से पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ओके, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने आपको इससे पहले वो डायग्राम क्यों दिखाया, जहाँ पे आपको करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, क्योंकि ये आर है, और डेफिनेटली फिर ये क्या होगा, ये आपका होगा इस छोटे से कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दिख रही है, वो आर के परपेंडिकुलर है, वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस एंगल पर जाएगी। ओके, अब एग्जैक्टली उसी लॉजिक से जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पर भी अगर हम एक करंट एलिमेंट पिक करें,
तो वहाँ पर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है यानी कि उस पॉइंट पर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा -k, राइट। तो आपको क्या लगता है, जो अभी सिमेट्रिसिटी आप अप्लाई करो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट एलिमेंट +k था, पोजीशन वेक्टर ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड ये आई। तो जस्ट सिमेट्रिसिटी अप्लाई करें हम, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट क्या हो जानी चाहिए, वो सिंपली उसी सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड बॉटम मोस्ट पॉइंट की वजह से कुछ ऐसी हो जानी चाहिए। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी हो गई। तो यही आपको डायग्राम समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने वो प्रीवियस डायग्राम जो आपको ड्रॉ करके दिखाए कि जब हम यहाँ पर रोटेट कर देते हैं पोजीशन वेक्टर को, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसका रोटेट होकर ऐसी हो जाती है। तो ये सब कुछ सिमेट्रिक है, जैसा फिगर एक्स एक्सिस के ऊपर है एग्जैक्टली वैसा ही फिगर एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है विथ एक्स एक्सिस, दैट इज लेट्स से थीटा एंगल, फाइन। और हमें पता है कि ये एंगल यहाँ पर क्या होनी है, दिस इज 90। इसका मतलब कि फिर ये एंगल क्या होनी है, दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा, तभी तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ओके। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एंगल क्या होनी है, ये 90 डिग्री होनी है। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल देख लें, इस टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम दे दें हम m, बॉटम मोस्ट पॉइंट का नाम देते हैं n, और बीच में जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का उसका नाम है पहले से o। तो अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल MOP, तो फिर इस ट्राइंगल में ये अगर 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये एंगल क्या होनी चाहिए, ये एंगल ऑल्सो शुड बी थीटा, ताकि इन तीनों एंगल का सम अगेन 180 डिग्री आए। तो इससे आपको इजीली दिख रहा है ना कि अगर r को x एक्सिस के हिसाब से या y एक्सिस के हिसाब से थीटा रोटेट किया, तो ये भी थीटा एंगल पर है, सिंपल ज्योमेट्री। अब हमें क्या करना है, अब हम लगाएंगे बायो-सावर्ट लॉ। तो dB फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, ये जो टॉप में करंट कैरिंग एलिमेंट है सिर्फ उसकी वजह से हम dB निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होना चाहिए, होना चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तुमने बार बार इस्तेमाल कर ली है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तक तो ठीक है कहानी। अब अगर हम आई सॉरी ये दोबारा आई आ गया, तो अब अगर हम डी एल जस्ट देखें, तो डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर क्या है यहाँ पर, आर होगा इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, यानी कि ये आर वेक्टर, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आर को हमको क्या लेना चाहिए, जैसे इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करो, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल में का जो रेडियस है दैट इज ए, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है एमओ, दैट एमओ इज ऑल्सो ए। और यहाँ पर ओ पी, दिस डिस्टेंस इज डी, यानी कि एक्सिस पर वो डी डिस्टेंस आगे है फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट पी है ये ठीक एक्सिस पर दिख रहा है आपको, ये सेंटर से डी डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब कि आपका एम पी जो आपका आर है वो बेसिकली क्या है, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, यानी कि एम पी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और अब हमें दिखाई देना चाहिए कि डी एल और आर इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि आर क्या है, आर इस प्लेन पर है, ये जो आपका स्क्रीन है ब्लैक स्क्रीन उस प्लेन पर है, और डी एल करंट एलिमेंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो डी एल और आर के बीच में एंगल क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो उस हिसाब से फिर ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जस्ट डी एल आर का मैग्नीट्यूड क्या 1, और साइन 90 क्या होता है, वो भी जस्ट 1 ही होता है। तो ये सिंपली डी एल रह जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। अब ज़रा फिर से इस फिगर पे ध्यान दीजिए। तो ये हमने निकाला एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइन। अब आप ज़रा थोड़ा यहाँ पर वेक्टर को अप्लाई करो, आपको नहीं लगता है कि अगर इस पॉइंट के ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एक बॉटम मोस्ट पॉइंट है एन, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कुछ इस तरह की, आपको नहीं लगता है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिसिटी की वजह से कुछ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो सीधा दिखाई दे रहा है कि डीबी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस डीबी के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा। इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सिंपली क्या होना है, सिंपली एक लाइन होनी है जो कि डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा जाएगा और यहाँ भी डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को
कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग सर्वाइव करेगी ही नहीं। इसका मतलब कौन सा एलिमेंट सर्वाइव करेगा? वो एलिमेंट सर्वाइव करेगा जो कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट है। तो हम पहले ही क्या कर सकते हैं, हम पहले ही सिर्फ डी का एक्स कॉम्पोनेंट ले सकते हैं जो कि अल्टीमेटली सर्वाइव करेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस थीटा क्या है यहाँ पर, आप जैसे इस ट्रायंगल को देखो, आप अगर इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एम ओ पी को, तो कॉस थीटा क्या दिखता है आपको, कॉस थीटा आपको यहाँ से दिख जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट इसी टर्म से हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस थीटा जगह पर सीधा हम ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये कॉम्पोनेंट क्या आ गया फाइनली, ये आपको आ गया म्यू नॉट आई ए डी एल अपॉन 4 पाई। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पहले से, और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर 1/2 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। So this is finally the magnetic field of this current element which will survive along the x axis। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब सर्वाइव करेगी तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें सिंपली ये करना चाहिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अब हम इंटीग्रेट कर दें। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब हम सभी करंट एलिमेंट को इस्तेमाल करें, तो इसका नेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ही आएगा। चूंकि जस्ट यहाँ पर हमने दो पेयर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी दो पेयर पिक करो, लेट्स से कि हम ये एक पेयर यहाँ से उठाएं एक करंट एलिमेंट, और एक इसके पीछे से उठाएं करंट एलिमेंट। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट ही सर्वाइव करेगा, बाकी कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल चुका है कि आप कोई भी पेयर पिक करो, सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट ही सर्वाइव करना है। तो जब सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट सर्वाइव करना है, तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इन सभी करंट एलिमेंट को हम सिंपली इंटीग्रेशन से ऐड कर सकते हैं। चूंकि हमें पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो अगर हम करंट एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं तो नेट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी अलॉन्ग एक्स। यानी कि अब यहाँ पर सिंपली इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप देख लो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, नीचे में 4 पाई कॉन्स्टेंट है, फिर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये भी कॉन्स्टेंट है। बचता है क्या सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर, डी एल। तो डी एल का इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, वापस से वही सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 2 पाई ए आना है। तो जब 2 पाई ए आना है तो क्या हो जाना है, फिर आपका सिंपली पाई और पाई कैंसिल हो जाना है। तो ये बचेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो दिस इज योर नेट फाइनल रिजल्ट, जहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है एट पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी क्या है, ये पॉइंट पी इस सर्कल के एक्सिस पर एक पॉइंट है, और ये सर्कल क्या है, एक रेडियस ए का सर्कल है जिसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई। तो यहाँ पर आपका जो नेट डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज गोइंग टू बी अलॉन्ग दिस एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा आपका नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आप इन जनरल जो फाइनल समरी फिगर आपका बनेगा उसको आप कुछ इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर भी अभी आपका फाइनल फिगर है, जहाँ पर आप फिर से चेक कर लो कि आपका राइट हैंड थंब रूल अभी भी एक्टिव है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा केस था जहाँ पर करंट इस तरह से आ रही थी, पीछे से ऊपर चढ़ रही थी फिर नीचे उतर रही थी, और एक दूसरा केस है यहाँ पर करंट सामने से ऊपर चढ़ रही है फिर पीछे से नीचे उतर रही है। तो इस पहले केस में क्या दिखा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड का ये आपको फाइनली फॉर्मूला मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस कैसे वैरी कर रहा है। तो ये जितना डिस्टेंस डी जाता जाएगा फाइनली मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही वैरी होता जाएगा। और इसका डायरेक्शन देखो आप यहाँ पर, अब जैसे अपना राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो आपके जो 4 फिंगर्स हैं उनको इस करंट के डायरेक्शन में ओरिएंट करो। आपका थंब देखो, आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा। फिर अब सेकंड फिगर में आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगेन आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड मत लगा देना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अपने 4 फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में ओरिएंट करो, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा। तो जो हमने सीखा इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में, वो चीज़ अभी भी वैलिड है कि आपके राइट हैंड थंब रूल हमेशा काम करता है। तो जब भी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है, आपके 4 फिंगर्स अलोंग द लूप और थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और अब एक्सिस के अलोंग की अगर हम बात करेंगे तो आपको सिंपली उसमें श्योर रहना है कि एक्सिस के केस में अगर वो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो फिर
उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। सीधा दिखाई दे रहा है आपको, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, तो वो आपको एक स्ट्रेट अवे दिख रहा है, और साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि कब अवे और कब टूवर्ड्स। उसके लिए क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो आपके सामने, ये थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, विथ कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे आई के लेक्चर्स में भी, यार आपको खुद से करने चाहिए प्रीवियस ईयर जेई के या किसी अच्छी भी डिसेंट बुक से, तो आपको ये एक्सप्रेशन ईजिली याद हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन को हमको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप सोचो कि जब इस डी की वैल्यू को हम जीरो बना देंगे, तो यानी कि आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप वापस से सेंटर पहुँच जाओगे। जब डी की वैल्यू को हम जीरो बना देंगे, तो आप इस एक्सप्रेशन में डी की वैल्यू जीरो पुट करो, तो आप देखोगे आपको एक्सप्रेशन क्या मिलता है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको हो जाएगा म्यू नॉट आई, और यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में 2 है, लेकिन जब डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो नीचे ए क्यूब बचेगा और ऊपर ए स्क्वायर, यानी कि फाइनली आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 2a। तो यही एक्जैक्टली हमने एक्सप्रेशन निकाला था ना, कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज म्यू नॉट आई बाई 2a ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो इसी बहाने आप करंट कैरिंग लूप के सेंटर की जो वैल्यू वो भी वेरीफाई हो गई, और ये आपका एक जेनरिक एक्सप्रेशन आ गया फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप। फाइन, अब इसका हम एक स्पेशल केस भी देख ही लेते हैं। स्पेशल केस हमारा क्या है कि इफ डी इज मच ग्रेटर देन ए, यानी कि जो एक्सिस पर डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सिंपली मैग्नेटिक फील्ड को क्या की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, व्हेन योर डी विल बी मच ग्रेटर देन ए, तो ये जो टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको आप सिंपली उस केस में जस्ट डी स्क्वायर लिख सकते हो। तो न्यूमरेटर का टर्म तो वैसे ही रहेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई आपका 2, तो वहीं रहेगा जहाँ पर है, और यहाँ पर अब आप ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को सिंपली क्या लिख सकते हो, जस्ट डी स्क्वायर लिख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि डी काफ़ी बड़ा है ऐसे, और टू द पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी क्यूब बन जाएगा। फाइन, तो अब इस केस में आप एक काम क्या कर सकते हो, इस केस को थोड़ा अच्छे से और समझने के लिए आप ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, और साथ में एक काम कर सकते हो आप ये भी कि ऊपर 2 से भी मल्टीप्लाई करो, ऐसे वो हम अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। तो ये करंट आई इंटू पाई ए स्क्वायर ऊपर हो गया, और नीचे में हो गया यहाँ पर डी क्यूब। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था कि करंट आई इंटू पाई ए स्क्वायर, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यानी करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। ये हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर हमने ये भी इनफैक्ट जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, वो सेम वही रूल है कि जब आपका जो भी करंट का डायरेक्शन होगा उसके अलॉन्ग आप अपने 4 फिंगर्स रखो, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही शो करेगा आपके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, यानी कि वो आपके इफेक्टिवली एरिया का डायरेक्शन शो करेगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए स्क्वायर को म्यू लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाई डी क्यूब तो नीचे है ही, साथ में 2 पाई। फाइन, अब इस चीज़ को चाहो तो ऊपर नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 बन जाएगा और ये ट्वाइस बन जाएगा, तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू डी क्यूब। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको पहले से पता है। ये एक्सप्रेशन जस्ट इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड के एनालोगस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपने सीखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई डी क्यूब। एग्जैक्टली तब होती है जब वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल हम कैलकुलेट करते हैं उसके एक्सिस पर, बट एट अ वेरी फार डिस्टेंस। तो ये एग्जैक्टली एनालॉगस आ रहा है, वहाँ पर 2p था, यहाँ पर 2 म्यू है, वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई हो रहा है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आपको देखा होगा कि बायो-सावर्ट लॉ में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है बायो-सावर्ट लॉ से। तो अगेन ये जस्ट एक कंपैरिजन है, इसको आपको उतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर आपको ऐसा स्पेशल केस आता है कि इफ डी इज मच ग्रेटर देन ए, तो आप वहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो हमारा जेनरिक एक्सप्रेशन है उसको ऐसा बना सकते हैं, और फर्दर फिर इसको थोड़ा सा आपको इसमें कुछ चेंजेस आने हैं, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है,
तो ये आपको कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म से फिर आप इसका एनालॉगस आपको दिखाई देगा कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एग्जैक्टली उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करती है बिकॉज ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पर ये जो एक करंट कैरिंग लूप है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा है लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये जो एक करंट कैरिंग लूप है ये अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो मैग्नेटिक डायपोल निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी करंट है इनटू एरिया ऑफ द लूप, आई इंटू पाई ए स्क्वायर। और जिस तरह से हमें पता है कि एरिया अपने आप में क्या, एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अब डायरेक्शन उसका कैसे लेना है, अगेन कुछ नया नहीं करना है, जस्ट राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर भी आपको अप्लाई कर देना है सीधा। करंट आपको दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में आ रही है, 4 फिंगर्स को रखो करंट के हिसाब से, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और जो भी आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही आपके मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया हो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।